वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और आप लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो, वो कहते हैं नॉक डाउन द लॉकडाउन, बाउंस बैक, अपने आप को आगे बढ़ाइए और लाइफ के अंदर आगे बढ़ते जाइए और पढ़ते जाइए। हम लोग आज का टॉपिक लेके आए हैं सीए फाउंडेशन के लिए फाइनल अकाउंट्स। बेसिकली मैंने इसके स्पेसिफिकली इसलिए बोला कि जब मैं बोल रहा हूँ आपके सामने कि सीए फाउंडेशन के लिए है ये फाइनल अकाउंट्स, तो इसका कारण बोलने का ये है दोस्त, की कारण ये कि फाइनल अकाउंट जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं 11th 12th में पढ़ते हैं, बीकॉम में पढ़ते हैं, बीबीए में पढ़ते हैं, वहां पे हम एक लेवल तक करते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होता है फाइनल अकाउंट्स, उसकी कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं और हम उस एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं और काम खत्म हो जाता है। लेकिन जब सीए में बात करते हैं, सीए फाउंडेशन की अगर आप बात करेंगे तो देयर आर टू पार्ट्स फॉर दिस टॉपिक। वन इज कॉल्ड फॉर मैन्युफैक्चरर्स और दूसरा पार्ट इसका आता है नॉन मैन्युफैक्चरर्स। थोड़ा छोटा लीजिए, कोई बात नहीं। अब मैन्युफैक्चर और मैन्युफैक्चर का मीनिंग क्या, डिफरेंस कहाँ पे आता है दोस्तों, कि जब हम नॉन मैन्युफैक्चर की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह की फर्म होती है, एक होती है ट्रेडिंग और एक होती है मैन्युफैक्चरर। तो हम जब नॉन मैन्युफैक्चरर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो सामान खरीद के बेचता है और यहाँ पे वो सामान बना के बेचता है। तो दोनों में फर्क क्या आ जाएगा कि यहाँ पे अगर आप अकाउंट बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो यहाँ पे बन जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये आपका कुछ आइडियाज है। तो सर फर्क कहाँ पे हुआ? फर्क यहाँ पे है कि जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, अभी पर डिस्कशन शुरू से करेंगे, 2 से 3 क्लासेस में चैप्टर को खत्म करेंगे ढंग से, फिर मैं आपके साथ एक क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके सीए की साइट के ऊपर सैंपल पेपर है, उसका क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। आज की क्लास में बेसिक समझते हैं। जब हम बात करते हैं हम फाइनल अकाउंट्स की, तो फाइनल अकाउंट्स में दो चीजें कवर होती हैं, दो चीजें इसमें कवर होती है फाइनल अकाउंट्स में। नंबर वन, इनकम स्टेटमेंट, and number 2 is balance sheet। अब बैलेंस शीट को हम नॉर्मली इस तरह से भी जानते हैं कि हम कहते हैं ये इट इज अ पोजीशनल स्टेटमेंट, ये पोजीशन बताती है हमारी, ये पोजीशन बताती है हमारे को कि हमारे एसेट कितनी है और हमारी लायबिलिटीज कितनी है आज के डेट पे, ये हमें पता होना चाहिए। इनकम स्टेटमेंट के अंदर बात करते हैं तो अभी हम बात कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे नॉन मैन्युफैक्चरर्स की, जहां पे हम बात करते हैं ट्रेडर्स की। तो यहाँ पे हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मैं शॉर्टकट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपने सब चीजें पढ़ी हुई है, और इनकम स्टेटमेंट के अंदर आती है हमारी बैलेंस शीट। अब स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में डालते क्या क्या। ट्रेडिंग अकाउंट में देखो सीधा फंडा है कि जितना सामान हमने खरीद के बेचा, बस खरीदा, उसकी पैकिंग वैकिंग करी, जो भी क्या डायरेक्ट एक्सपेंस लगाया उसको बेच दिया, ये हमारा हो गया प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसके अलावा जितने भी खर्चे आप करते हो, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इसके अलावा आपकी कोई भी अदर देन सेल्स कोई इनकम होती है, कमीशन मिल गया, रेंट मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, कोई बेटर रिकवर हो गया, तो ये सब चीजें आपकी आती हैं अदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है दैट इज बेसिकली मेंट फॉर गुड्स ओनली। जब हम बात करते हैं गुड्स ओनली, गुड्स का मतलब है सिर्फ जिस सामान में हम डील करते हैं, जिसको हम खरीदते बेचते हैं, उसके अंदर जो हम सेल करके पैसा कमाएंगे, बस डायरेक्ट। तो आज अगर आपसे डिस्कशन करता हूं, क्योंकि आप बारीकी से काम करने वाले हैं, आप 11th 12th के बच्चे तो है नहीं, अब आप सीए कर रहे हो, डेफिनेटली यू हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर की, हाँ मुझे और अच्छे से काम करना है। अब आपके शोल्डर के ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है कि सर एक एक चीज की होता है, रीड बिटवीन द लाइन वाला काम है, हर चीज बताओ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे कि एक पेप्सी की बोतल, जो आप 300 ml की कांच वाली बोतल आती है, जो हम नॉर्मली 12 रुपए की खरीदते हैं, मार्केट में 10 रुपए की खरीदते हैं, तो कंपनी की कॉस्ट कितनी है इसकी? कई बच्चे जो एक्सपर्ट होंगे शायद आंसर भी दे दें। आप ये हैरानी हो जाएगी सुन के कि सर जो इसकी कॉस्ट आती है ना वो अराउंड 40 पैसे भी नहीं आती, 40 पैसे।
मतलब 12 रुपए की चीज बेची, 40 पैसे की कॉस्ट है, तो प्रॉफिट कितना हो गया आपके हिसाब से? प्रॉफिट हो गया 11.60 पर बोतल। अगर एक दिन में 1 लाख बोतल बिकती है तो प्रॉफिट कितना हो गया, इमेजिन करो। लेकिन फिर भी कंपनी का लॉस है, कंपनी को आज भी लॉस है, क्योंकि कंपनी ने अभी सिर्फ ये बोला कि सर प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी है, प्रोडक्ट को बेचा इतने में है, इसका प्रॉफिट लॉस इतना है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि सर इसका एक्चुअल प्रॉफिट लॉस निकालना है, तो अभी हमें अपने स्टाफ की सैलरी भी देनी है, अपने लाइटिंग के खर्चे निकालने हैं, एसी चल रहे हैं इतने खतरनाक से, पूरी बिल्डिंग को चमाचम कर रखा है हमने, उसके खर्चे कौन निकालेगा? मतलब मैनेजमेंट के खर्चे कौन निकालेगा? मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे कौन निकालेगा? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे कौन निकालेगा? शाहरुख खान, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर जब अपने मुंह के ऊपर बोतल लगा के जब दिखाएंगे, पीते नहीं है ये लोग, याद रखना, क्योंकि इनकी बोतल अगर पीने लगे तो इनकी तो फिजिक खराब हो जाएगी। ये बोतल जब मुंह से लगा के जब से 200 करोड़ 300 करोड़ ले जाएंगे, तो इसका खर्चा कौन निकालेगा? यही तो निकालेगा। तो इसलिए हमारी कंपनी चाहती है लॉसेस में, इसलिए आज की डेट में कंपनीज कुछ ऐसे एड कैंपेन में लग गई है कि कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग हो जाए और प्रमोशन अच्छा हो जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी है? आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब जो हम ट्रेडिंग अकाउंट से निकालते हैं वो निकल गया 11.60, लेकिन इसके बाद मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ बोटल्स एंड देन यू सबट्रैक्ट ऑल योर मैनेजमेंट एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास बेसिक है, सिर्फ समझने वाली बात है, चाहे आप 11th कर रहे हो, चाहे बीबीए, बीकॉम, एमबीए, एमकॉम कुछ भी कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं सीए फाउंडेशन मई 21 का अटेम्प्ट, तो आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है अपना आरंभ बैच। आरंभ बैच बेसिकली क्या है? इट इज फॉर स्टूडेंट्स हु आर अटेम्प्टिंग फॉर मई 21, और इसमें आपके लिए 18 जनवरी से बैच चालू हो चुका है, अभी भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास 3 बेस्ट टू बेस्ट टीचर मिलेंगे जो आपको पढ़ाएंगे अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। कंटिन्यूस गाइडेंस है आपके लिए। इसमें आपके पास लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स एनी टाइम फ्रीली एंड टेक लाइव क्विजेस जो कि सीए के हिसाब से आती हैं। You will have access to record lectures with unlimited views, multiple educators for every subject and revision classes, marathons, mock test, ये सब आपका लाइफ टाइम आता रहेगा आपके पास जब तक आप कोर्स कर रहे हैं। दूसरा, आप एक बार एनरोल करेंगे एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर इंटरमीडिएट ऑल्सो, नॉट ओनली फॉर सीए फाउंडेशन बट सीए इंटरमीडिएट ऑल्सो, एंड मल्टीपल एजुकेटर्स फॉर ईच सब्जेक्ट विल बी अवेलेबल फॉर यू। तो आप करना क्या है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, उस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में क्लिक करना है, जिसके अंदर आपको एक कोड मिलेगा। उस कोड को क्लिक करने के बाद आपको मिलेंगे ये डिस्काउंटेड प्राइसेस। दीज आर बेसिकली आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस मिलेंगे बाय यूजिंग द कोड विच इज गिवन देयर। और ना सिर्फ उतना, अगर आप 3 महीने या उससे ऊपर का पैकेज लेते हैं तो आप मुझे सिर्फ बताएंगे ईमेल करके, और मैं आपको भेजूंगा अपनी खुद की लिखी हुई एक बुक, सेल्फ हेल्प बुक फॉर द स्टूडेंट्स, टेक अ स्टेप अहेड, बिल्कुल फ्री आपके घर पे। अब बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। तो ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते किस लिए? देखो, ट्रेडिंग अकाउंट के 2 पर्पस होते हैं। अभी मैं बोल लिख रहा हूं ऊपर, ट्रेडिंग अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर फॉर दिस ईयर पर्टिकुलरली। ठीक है, हम नॉर्मली सीखते हैं ऐसे कि बाय सेल, ऐसे सीखते हैं ना कि बाय सेल लिख दो, उसमें रिटर्न माइनस कर दो, ऐसे ऐसे मत सीखो इसको। सिंपल फंडा चलो, हमारी कंपनी के पास कितना ओपनिंग स्टॉक है या था, हमने कहा सपोज 100 का था सर, हमने कितना और परचेज किया। वाई आई एम टेलिंग परचेज, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नॉन मैन्युफैक्चरर की। तो हमने कहा सर हमने परचेज किया 500, उसमें से कुछ डिफेक्टिव हो गया होगा तो आपने रिटर्न कर दिया होगा, परचेज रिटर्न, इसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। जब बाहर जाता है तो रिटर्न आउटवर्ड, वापस आता है तो रिटर्न इनवर्ड। हमने कहा वापस कर दिया 100, तो कितने का परचेज हुआ नेट? 400 का। अब सर इसको लाके गोदाम तक रखने के लिए, आई रिपीट, although it is not a simple statement to understand, this is like all those expenses which you incur from buying the goods till keeping them in the godown means direct expenses, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये जितने भी खर्चे होते हैं इसका नाम आप देखोगे ना, जो आपके सीए की बुक देखोगे आप या कोई 11th 12th की बुक देखोगे, उसमें आपके लिखे होंगे नाम, जैसे ऑक्ट्रॉय, कस्टम ड्यूटी, फ्रेट इनवर्ड। अगर फ्रेट इनवर्ड मतलब सामान लाने का खर्चा, फ्रेट आउटवर्ड मतलब सामान बाहर भेजने का खर्चा, वो सेल्स का होता है। आपने कहा वेजेस, अब यहाँ बच्चे याद रखना कि वेजेस एंड सैलरी लिखा होगा तो भी ट्रेडिंग में आएगा। तो पहला वर्ड देखना,
वेजेस लिखा है तो ट्रेडिंग में, वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो भी ट्रेडिंग में, सैलरी लिखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सैलरी एंड वेजेस लिखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसका लॉजिक बाद में समझाऊंगा, बहुत सिंपल लॉजिक होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टेढ़ा मेढ़ा काम है। तो हमने कहा सर इनको करने में जो खर्चा हो गया ना वो हो गया 150। तो अब ये बताओ कि मेरे जो गुड्स है मुझे कितने के मिले, 100 के थे, 400 लाए तो 500 हो गए, उनको लाने का खर्चा हो गया 150 तो कितने हो गए 650। सर अभी भी हमारे गोदाम में कितने का सामान बचा है, अभी हमारे गोदाम में कितने का सामान बचा हुआ है, हमने कहा सर अभी भी हमारे गोदाम में 250 का सामान बचा हुआ है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। अब हिसाब लगाओ, देखो मैं फॉर्मूला क्या लिख रहा हूं, 100 का था, 400 का लाए और लाने का खर्चा हो गया 150, इससे सिंपल समझाना मुश्किल है। और अब बचा कितना हुआ है 250, तो मतलब बाकी कहां गया, बाकी बिक गया होगा ना। तो पहली बात, जो हमारा सामान बिक गया उसकी कॉस्ट कितनी है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब ओपनिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला ऐसे देखोगे आप वहां पे, प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कई स्टूडेंट्स को आज भी कंफ्यूजन होती है कि ये फॉर्मूला बना कैसे, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अब कितने कितने का सामान था जो बिक गया, मतलब जो बिक गया उसकी कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो बिक गया उसकी कॉस्ट कितनी थी, हमने निकाला तो 650 माइनस 250 400। तो 400 का सामान बेच दिया तो कितने में बेचा होगा, ज्यादा कहीं बेचा होगा ना, तो वो होता है बाय सेल। हमने कहा सेल कितनी करी, हमने कहा सर 650 की सेल करी, उसमें से रिटर्न आ गया कुछ 50 का, तो एक्चुअल सेल कितनी हो गई 600। अब लॉजिकल बताओ, अगर 600 में सामान बेचा है और जो बेचा था उसकी कॉस्ट 400 है तो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, आंसर आएगा प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितना हुआ 200 का, तो कहां लिखोगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 2 ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमें कैसे सिखाया गया शुरू से, हम कैसे सीखते हैं कि 600 प्लस 250 850 माइनस 650 आगे 200, है ना, ऐसे निकालते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग। अब अगर यही सेल का प्राइस 400 से कम होता तो लॉस हो जाता, तो क्या करते हैं हम तो बैलेंस सीखते हैं ना, हमने कहा दिस साइड टोटल माइनस दिस साइड टोटल, जो आगे लॉस। लेकिन लॉजिकल क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूले को यहीं पे कंटिन्यू करें तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर, इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूं कि भले ही मैंने लिखा है सीए फाउंडेशन के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है 11th का बच्चा भी कर रहा है इसको, बीबीए का बीकॉम का, आज की क्लास सबके लिए हेडिंग इसलिए डाली बिकॉज इसके अंदर जो एडवांस लेवल आएगा वो आएगा एडजस्टमेंट्स का। जब एडजस्टमेंट्स करते हैं तो सीए फाउंडेशन में क्या फर्क आता है, सीए सीएस सीडब्ल्यूए इनमें क्या फर्क आता है कि सिंपल एडजस्टमेंट नहीं होती, जैसे सिंपल सेंटेंस नहीं होते कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, सिंपल एडजस्टमेंट नहीं होती कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट्स आती है बाय द वे ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो उसमें आपके रेक्टिफिकेशन के अंदर आपके पास बहुत बड़ा होल्ड होना चाहिए, ठीक है, यहां तक क्लियर है, हटा सकता हूं, कैन आई कम टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चलिए स्टार्ट। बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैसे मैंने बहुत पहले इसकी वीडियो बना रखी है, अगर आपको वो भी देखने चाहे देख सकते हैं, तब थोड़ा सा प्रोफेशनली मैं थोड़ा सा इतना साउंड नहीं था ऐसे बना रहे हैं आजकल हूँ। टी शेप अकाउंट फिर से वही डेबिट क्रेडिट, आपको पता कैसे करते हैं। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट में तो आपने क्या सीखा होगा, ट्रांसफर कर दो लेफ्ट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट, अगर लॉस हुआ है तो ट्रांसफर कर दो आप ग्रॉस लॉस को ग्रॉस लॉस, मतलब दैट विल डिपेंड अपॉन कि क्या हुआ है आपको। तो हमें प्रॉफिट हुआ था 250 का। पेप्सी की बोतल याद रखो, पेप्सी की बोतल का प्रॉफिट कितना हुआ 11.60 मल्टीप्लाई 1 लाख बोतल इनटू 1 डे इनटू 365, कितना प्रॉफिट हो गया। अब उसमें से माइनस करने आपको सारे अपने अदर देन गुड्स खर्चे, मतलब गुड्स के अलावा जितने भी खर्चे होते हैं इसको बोलते हैं हम टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
मैं तो इसको सिंपल समझाने की कोशिश करता हूँ। गोदाम में सामान रखने तक के खर्चे डायरेक्ट, गोदाम के बाद के जितने खर्चे इनडायरेक्ट। मतलब गोदाम के बाहर के जितने खर्चे हैं इनडायरेक्ट है। मतलब अगर आपने गोदाम में ताला भी लगा दिया ना, वो ताले का खर्चा भी इनडायरेक्ट में आ जाएगा, क्योंकि वो रिलेटेड गुड्स के लिए नहीं है, उसके बाद है। गुड्स रखने के बाद ताला लगाते हैं, उससे पहले नहीं लगाते। ये तो एग्जाम्पल हो गए। अब खर्चे कैसे होते हैं, जैसे अगर आपके नोट्स में देखोगे तो ऐसे लिखा होगा, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। आपके पास ऐसी लिस्ट लिखी होती है। अगर आप 11th में है या बीकॉम बीबीए में है तो ऐसी लिस्ट नहीं होती, वहां पे आपको सिंपल नाम लिखे होते हैं। जैसे कैटेगराइज आपको ना खर्चे मिलते हैं सीए वालों में, लेकिन अगर हम बात करते हैं जनरल बीबीए बीकॉम एमकॉम एमबीए के लिए, वहां सिंपल है। जितने खर्चे आपको दिखते हैं, सैलरीज, लाइटिंग, आपके डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट गिवन, जैसी जितनी लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट, ये सब चीजें इसमें आती है। ठीक है, इसके अलावा कोई इनकम हुई तो बाय अदर इनकम। बाय अदर इनकम के बोले इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम। मतलब डायरेक्ट इनकम सिर्फ एक ही है, दैट इज सेल। जब आपने सेल किया प्रोडक्ट, डायरेक्टली पैसा आ गया। उसके अलावा जितना खर्चा करोगे वो हमारा इनडायरेक्ट इनकम में चला जाता है। तो इनडायरेक्ट इनकम में रेंट मिल गया किसी को, कमीशन मिल गया कहीं से। आपको रेंट की कहानी बताऊं तो बड़ा अच्छा लगेगा सुन के आपको। बहुत बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज होती हैं, आई विल नॉट नेम एनी राइट नाउ। बहुत बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज होती हैं। अब वो क्या करती हैं, अपने ही वेयर हाउस में, मतलब अपने असेंबलिंग पॉइंट पे, क्योंकि नॉर्मली सारी कंपनी असेंबलिंग कर रही है। अब असेंबलिंग पॉइंट के ऊपर फिर वेंडर्स को बुला हुआ है, ये सामान ला दो, वो सामान ला दो। अब बीच में स्ट्राइक हो गई तो सामान नहीं आ पाएगा, लॉकडाउन हो गया तो सामान नहीं आ पाएगा, प्रॉब्लम हो गई तो सामान नहीं आ पाएगा। तो वो क्या करते हैं, उन सबसे बात करते हैं कि हमारे ही वेयर हाउस में आप एक जगह किराए पे ले लो हमसे, और उसमें अपना 30 डेज का स्टॉक डाल के रखो, 30 डेज का। तो आपके पास जब भी रिक्वायरमेंट आएगी, अगर आप नहीं आ पाएंगे तो आप यहीं से सामान बेच देना अपने को। इसका मतलब हमने एक तरह से आपको एक दुकान दे दी अपनी ही जगह पे, हमें ही सामान बेचने के लिए। आपकी दुकान है, हमें ही सामान बेचेगी, लेकिन क्योंकि आपको फायदा हो रहा है तो रेंट दे दोगे आप। लेकिन हमारा मेन काम रेंटिंग का नहीं है, हमारा मेन काम है गाड़ियां बनाने का। तो उनको इनकम कहां से हुई, अदर इनकम, रेंट। आपने किसी कंपनी में पैसा लगा रखा है, उससे डिविडेंड मिल गया। आपने किसी को लोन दे रखा है, कोई सब्सिडरी कंपनी को लोन दे रखा है, उससे इंटरेस्ट मिल गया। ये सब चीजें आपके पास अदर इनकम आती है। तो गुड्स के अलावा, जो पैसे लिख देता हूँ, गुड्स के अलावा जो भी खर्चा हुआ वो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। गुड्स के अलावा जो भी इनकम हुई वो अदर इनकम हो गई। अब हमारे पास जो इनकम हुई, सपोज हुई 50 की, लमसम बात कर रहे हैं, और जो खर्चा हुआ अदर देन सारा कुछ, सारा सैलरी, लाइटिंग, आपका वाटर सप्लाई, वाटर फॉर गुड्स नहीं, वाटर जनरल वाटर, सैलरी ऑफ द स्टाफ। सबसे ज्यादा खर्च तो सैलरी का होता है। अभी आपने देखा होगा ना, लॉकडाउन में सबसे ज्यादा बेचारे जितने सैलरी के लोग हैं, हम लोग जितने भी सैलरी वाले लोग हैं, सबकी सैलरी कट 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 कट, है ना, डिस्काउंटेड पे आ गए बेचारे हमसे। क्या हो रहा है, सैलरी काटो सैलरी काटो सैलरी काटो। काट लो भाई, काम तो करते रहेंगे ना, क्या करें, मजबूरी है। तो सैलरी सबसे ज्यादा खर्चा होता है कंपनी के लिए, तो वो सैलरी वैल्यू सब यहाँ पे आती है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आपका एडवर्टाइजमेंट खर्चे, सारे के सारे यहाँ पे आते हैं। उसके बाद जो बचेगा, सपोज आपने जो खर्चे किए वो किए 200। अब आप खुद बताओ, 250 का प्रॉफिट था, 50 मिला तो कितना हो गया, 300। टोटल इनकम हो गई 300, माइनस किया 200, तो प्रॉफिट कितना हो गया, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज 300 माइनस 200, 100 का हो गया हमें नेट प्रॉफिट। अब हमने क्या सीखा हुआ बचपन से, मतलब बचपन में 11 से क्या सीखा हुआ है, टोटल करो 250 प्लस 50, 300 माइनस 200 आ गया 100, ये हो गया नेट प्रॉफिट। अगर इधर बच गया तो नेट प्रॉफिट, उधर बच गया तो नेट लॉस। ऐसे सीखते हैं ना हम लोग, इधर बच गया तो प्रॉफिट, इधर बचा तो लॉस। वो लॉस तो है ही नहीं क्या इसका में, तो प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। अगर यही हमारी इनकम कम होती है, एक्सपेंस ज्यादा हो रहे थे तो लॉस। तो जैसे मैंने बताया ना, कोल्ड ड्रिंक कंपनीज, पेप्सी हो गया, कोका कोला हो गया, इनको लॉस क्यों होते हैं, क्योंकि इनके साथ इनके खर्चे बहुत ज्यादा हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बहुत हाई है, इनकी आपका एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बहुत हाई है। कितनी जगह आप देखोगे स्पॉन्सरशिप,
पूरी इंडियन क्रिकेट टीम को भी पहना दी पेप्सी की टोपी, ये खर्चा ही तो है, हर बंदा प्लेयर जो पहन रहा है उसको पैसे देने पड़ेंगे इनको। तो पूरे पूरे कितना बजट निकलता है, 4-4 हजार करोड़ का इनका बजट निकलता है, 4 हजार करोड़ का एडवर्टीजमेंट करते हैं पानी पिलाने के लिए। इससे अच्छा तो हमारी वो बंटा वाली बोतल आती है, पिए बंटा वाली बोतल, कंचे वाली, कांच की बोतल कंचे मारो, वो कंचा अंदर गया, पी जाओ गड़गड़ करके, वो भी प्यास बुझा रहा है। कोई एडवर्टीजमेंट देखा है आज तक उसका? सोचो, कैश रिच प्रोडक्ट है, कैश रिच, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है। पानी भी पता नहीं कौन से घटिया गटर से लाता हूँ, हमें नहीं पता, हमें पता कहाँ से पानी आ रहा है, कितना साफ है कितना नहीं है। वो जरा पिलाने वाला भी अंगूठा मार रहा है, उसका अंगूठा कितना साफ है हमें ये नहीं पता। लेकिन कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है? कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं है। बंटे की बोतल हर जगह पॉपुलर, बंटा बोतल, कंचा अंदर, बोतल पानी पी के फिनिश। कितने का आता है? 8 रुपए का। हम खुश क्यों है कि 12 रुपए नहीं दिए, 8 रुपए दिए, लेकिन कंपनी खुश क्यों है कि 4 हजार करोड़ नहीं दिए, कोई खर्चा नहीं किया, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है। 8 रुपए में से सीधा सीधा 3 रुपए पर बोतल सेव हो रहा है हमारा। प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। ऑलराइट, तो ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां से हमने सीखा कि ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अभी नेट प्रॉफिट का क्या करें सर? सर नेट प्रॉफिट होता है हमारे ओनर्स के लिए। अब यहाँ पे आप थोड़ा रिकॉल करो अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम क्या करते थे, थोड़ा आइडिया ले रहा हूँ। एसेट प्रोबेबिलिटी चलाते हैं, ठीक है, ताकि फॉर्मेट भी याद हो जाए। हमने कहा एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो हमने कहा इसी को ऐसे फॉर्मेट बना दो, इसको बोल दो बैलेंस शीट। अच्छा, कुछ बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करते हैं, तो वहां पे आता है बैलेंस शीट इक्वेशन इज इक्वल टू अकाउंटिंग इक्वेशन, ट्रू और फॉल्स, एंड यू आर सेइंग नहीं ऐसे तो नहीं पढ़ा। सही है, वो बैलेंस शीट इक्वेशन बोलो अकाउंटिंग इक्वेशन बोलो इज सेम, क्योंकि दोनों में एसेट और लायबिलिटी को कंपेयर करते हैं, बस फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो फॉर्मेट क्या आ गया, यहाँ पे सारी एसेट्स आ गई, यहाँ पे सारी लायबिलिटी। सारी लायबिलिटी का मतलब अपने घर वालों के लिए भी और बाहर वालों के लिए भी। तो यहाँ पे हमारी आती है, स्टार्टिंग होती है फिक्स्ड एसेट के साथ, करंट एसेट्स के साथ। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन कि किस वे में, अगर लिक्विडिटी बेस पे चल रहे हो तो पहले करंट एसेट आएंगे, फिर फिक्स्ड एसेट आएंगे, फिर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आएंगे। अगर नॉर्मल चल रहे हो तो फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, फिर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। मैं अभी उस वो कहता है ना गहराई में नहीं जा रहा कि मैं ही डूब जाऊं कि आपके साथ कि पहले कौन से फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हो, सर ये बताओ पहले आप आईएफआरएस चलाओगे या गैप चलाओगे, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं सिंपल बात कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि आपको नहीं आता आज की डेट में कुछ, मुझे भी नहीं आता, तो लेमैन कैसे सीखेगा? सर दो तरह की साइड होती है, एक होती है एसेट होती है, एक लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी में दो तरह की होती है, एक होती है कैपिटल जो कंपनी के लिए ओनर लेकर आया, और एक अदर लायबिलिटीज जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। कैपिटल, अभी मैं उस कैपिटल की भी गहराई में नहीं जा रहा कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन बोल रहा हूं मैं, लेकिन समझाने के लिए नहीं बोल रहा कि आपको रट्टा मारना है, ऐसे नहीं। हमारे लिए वो कैपिटल एम्प्लॉयड एक अलग पार्ट है, लेकिन आना चाहिए। तो जितनी भी कैपिटल ओनर ने लगाई उसमें ऐड कर दो नेट प्रॉफिट, तो आ जाएगा नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर लॉस हुआ तो माइनस कर दो नेट लॉस, दोनों मत कर देना एक साथ, क्यों दोनों थोड़ी होंगे, या तो ये नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। प्रॉफिट हुआ तो प्लस, लॉस हुआ तो माइनस, तो आ जाएगी नेट कैपिटल। यहां पे सारे एसेट लिख दो। अल्टीमेटली टारगेट क्या होता है कि दोनों टैली हो जाने चाहिए। that at any particular time, अब आपको याद होना चाहिए बैलेंस शीट इज ए पोजिशनल स्टेटमेंट। ये नॉर्मली क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बार-बार वर्ड यूज करता हूं। बैलेंस शीट इज ए पोजिशनल स्टेटमेंट, इट रिफ्लेक्ट्स द पोजीशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑन ए पर्टिकुलर डेट, नॉर्मली इट इज 31st मार्च ऑफ एनी पर्टिकुलर ईयर और व्हेनेवर यू आर क्लोजिंग योर अकाउंट्स। तो आपने जब भी 31st मार्च को अकाउंट क्लोज करना है, उस पर्टिकुलर डेट पे कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, what is the value of fixed asset, what is the value of current assets, what is the value of miscellaneous expenditures, what is the value of capital including profit or minus loss, and liabilities all other kinds, they should be equal, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपने ये पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो मेरी वीडियो चेक करो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लिखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बाय नितिन गोयल, यू विल फाइंड इट। अकाउंट ये क्या कहता है
बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ठीक है। ये तो नहीं कहता ना, ये नहीं कहता। इसका मतलब होता है बिजनेस के पास अपना कुछ नहीं होता, जो कुछ आया उसी से मैंने एसेट खरीदी। तो जो आया किसने दिया? कैपिटल ने। उसी पैसे से मैंने एसेट खरीदी, उसी से प्रॉफिट कमाया, उसी से मैंने फिर से एसेट बढ़ाई, उसी से मैंने प्रॉफिट कमाया, फिर एसेट बढ़ाई, उसी से मैंने लोन लिया, फिर एसेट बढ़ाई। तो अल्टीमेटली मैंने अपने शुरू कुछ नहीं किया, मेरे पास तो मेरा कुछ था ही नहीं, है ना। कितना बड़ा गीता का ज्ञान आ गया, तो है ना। क्या लेकर आए थे, क्या लेके जाओगे, वो वाला पार्ट डिस्कशन नहीं करते हम। मुद्दा ये है बिजनेस के पास अपना कुछ नहीं होता, खाली हाथ आता है बेचारा। सिर्फ कैपिटल आई, उसी से एसेट खरीदी, उसी से प्रोडक्शन करी, प्रॉफिट कमाया, फिर एसेट खरीदी, उसी से लोन लिया, फिर एसेट खरीदी। तो जो आ रहा है वो जा रहा है, जो आ रहा है वो जा रहा है। अल्टीमेटली जब ये बेचोगे, इसको दे दोगे, काम खत्म। तो एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एसेट शुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज, ठीक है। ये है बेसिक फ्रेमवर्क। तो इनकम स्टेटमेंट में क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैलेंस शीट में क्या आता है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज। यहां तक कहानी आपको क्लियर रहेगी? आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम। इनके क्वेश्चंस करने में मजा नहीं आएगा आपको, सीरियसली करो। एक एक दो दो क्वेश्चन करने, 11th की बुक उठाओ, इलस्ट्रेशन करो, दो चार, खत्म आपका काम। लेकिन जब आप सीए की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कैसी तैयारी करनी है? आपको तैयारी करनी है इसके ऊपर विद एडजस्टमेंट्स। आपको जो फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है उसमें आपको गिवन क्या होता है? आपको गिवन होता है ट्रायल बैलेंस। ये अप डाउन में मत सोचना, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि जो थोड़े पागल होते हैं वो कभी कैपिटल में कभी स्मॉल में लिखते हैं, अपना वो तरीका है, कुछ भी कह लो, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड में होता है बैलेंस, क्रेडिट में होता है। आप यहाँ पे सारी आइटम लिखते हो, वो आपको गिवन होता है। उसके बाद आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होती है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको गिवन कैसे होता था? 11th में कैसे गिवन होता था, बीकॉम में कैसे गिवन होता है? वहां पे लिखा होता है वेजेस आउटस्टैंडिंग वर 500, तो वो सिंपल हो गया, वेजेस आउटस्टैंडिंग 500। अब यहाँ पे वेजेस गिवन है, सपोज मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन बाद में करेंगे। यहाँ पे है 1000, तो आपने क्या सीखा हुआ है? इस वेजेस आउटस्टैंडिंग को इसमें ऐड कर दो और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिख दो कि ठीक है सर हो गया। तो हमने क्या 1000 इसमें ऐड कर दिया और लायबिलिटी में भी डाल दिया। आप प्लीज एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक मेरी वीडियो बनी हुई है फाइनल अकाउंट्स एडजस्टमेंट्स करके, वो सारी एडजस्टमेंट 14 एडजस्टमेंट कवर करके उसको पढ़ लेना, इससे पहले कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करूं नेक्स्ट क्लास में। पूरा क्वेश्चन कराऊंगा उसमें फुल फ्लेजेड। अब यहाँ पे ना इस लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है। लैंग्वेज कैसे चेंज करते हैं? वो कहते हैं देयर आर, ऐसे लिखेंगे, देयर आर 200 एम्प्लॉइज, 200 वर्कर्स getting wages at the rate of 25 each। 25 में करके उसको बढ़ा देते हैं 750, 75 कर देते हैं, 75 ईच। बस इतना लिखा हुआ कि भैया हमारे पास 200 वर्कर है और 75 रुपए की दिहाड़ी मिलती है, उनको वेजेस और दिहाड़ी मिलती है। तो अब आप क्या होगी, यार ये लाइन तो मैंने लिया पढ़ी नहीं, बीकॉम में भी नहीं पढ़ रहे हम, तो इस ये वाले क्या टाइम पास कर रहे हैं, इंग्लिश का टेस्ट कर रहे हैं, इंग्लिश का टेस्ट ही हो रहा है, ठीक है। तो 75 इंटू 200 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1500। आपने कितना दिया है? 1000, तो बाय डिफॉल्ट कितना आउटस्टैंडिंग हो गया? आउटस्टैंडिंग हो गया 500। इस तरह के एडजस्टमेंट्स आएंगे वहां पे सिंपल एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्ट आंसर। डायरेक्टली बोलो जी कितना देना है, नहीं सर हम घुमा के आएंगे, कान को ऐसे नहीं पकड़ना, कान को ऐसे पकड़ के घुमा के लेंगे, है ना। उसने कहा था ना कान को ऐसे पकड़ो, ऐसे नहीं पकड़ो, तो वो काम है। दूसरा, आपके पास डायरेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेंगी, आपको मिलेंगी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के तरीके से। हमने एक परचेज करी, गलती से सेल मान ली, तो क्या करोगे? तो पहले इंपैक्ट देखना है कि परचेज करी, सेल होगी, तो सेल बढ़ गई, परचेज कम रह गई, तो सेल को घटाओ, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाओ, समझ रहे हो? क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाओ, फिर परचेज में ऐड करो। एक रेक्टिफिकेशन एरर, आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा उस एरर को, उसके बाद इस सॉल्यूशन को कर पाओगे। तो ऐसे बहुत सारे एंट्रीज होंगे जो डायरेक्टली नहीं बोले जाएगा 11th की तरह या बीकॉम की तरह, आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि हमारा जो क्लाइंट होता है ना वो बेचारा बड़ा कंफ्यूज होता है। हम सीए है ना, आप तो सीए हो, मैं तो सीए नहीं हूं,
आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लोगे तो आपको जो क्लाइंट आएगा ना आपके से हमेशा उल्टी सीधी बातें करेगा, भाई एक बात बता क्या करूं मेरी कंपनी में ऐसा घोटाला हो गया, अकाउंटेंट ने ना टेढ़ा मेढ़ा काम कर दिया। अब वो टेढ़ा मेढ़ा काम क्या किया होगा, होगा तो इन्हीं में से पूछना। तो आप ये बोलोगे इसने अकाउंटेंट ने ऐसा क्यों किया, आप समझाओगे इसलिए ऐसा किया, लेकिन आपको भी तो समझ आना चाहिए ना। आज हमें पता है कि हमें कोई रेड लाइट जंप करनी है या नहीं करनी, क्योंकि हमें मालूम है कि इसकी पेनल्टी क्या हो सकती है। तो आपको पहले रूल सीखने पड़ेंगे, तो आपको वो रूल सीखने का तरीका क्या है, यहाँ पे अब आपको एक लिंक देता हूँ, ICAI की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे चेक करो सिलेबस ऑफ सीए फाउंडेशन। मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। सीए फाउंडेशन का सिलेबस चेक करो, जो अभी मई 2021 के लिए है, उसमें एक सैंपल क्वेश्चन पेपर गिवन होगा, सैंपल पेपर, ठीक है। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट, ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट के ऊपर क्वेश्चन है। आई विल रिक्वेस्ट यू, अगर आपको नेक्स्ट क्लास में आना है, आओगे तब भी शायद तैयारी करके आओगे तो अच्छा होगा ना, हथियार जमा के लाओगे, तो उस क्वेश्चन को निकाल के रख लेना पहले। आई रिपीट, ICAI की वेबसाइट पे जाना, उसके बाद सिलेबस पे जाना, वहां पे सैंपल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, ये आपको पढ़ के रखना है, उसको प्रिंट आउट रख लेना अपने सिस्टम के ऊपर, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कैसे करना है। ऑलराइट, तो आज की क्लास में बेसिक ऑफ फाइनल अकाउंट्स, नेक्स्ट क्लास में एक बड़ा सा क्वेश्चन, सीधा वो टुकड़े नहीं पढ़ेंगे कि एडजस्टमेंट सिखाओ उसके बारे में करो, सीधा क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से करेंगे। ऑलराइट, तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले मेरी फीस दे दो, मेरी फीस सिंपल है, नीचे एक बटन है सब्सक्राइब का, अगर आप तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि ये टारगेट है इस चैनल का, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ट्यूशन फ्री पढ़ाना है। यहाँ पे कोई पेन ड्राइव नहीं है, कोई गूगल ड्राइव नहीं है, कोई पेमेंट ऑफ लेक्चर्स नहीं है, कोई ऑनलाइन कोचिंग नहीं है, कुछ नहीं है, जो कुछ भी है यूट्यूब के थ्रू आपके पास आ रहा है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को बढ़ाते रहो और मैं पढ़ाता रहूँगा। 10 मिलियन व्यूज हम क्रॉस कर चुके हैं, 1 करोड़ व्यूज हम क्रॉस कर चुके हैं, 2.5 लाख सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं, लेकिन ये जर्नी रुकनी चाहिए, नहीं रुकनी चाहिए। आप बढ़ाते रहो, मैं पढ़ाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ, टेक केयर।